नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में जिस तरह से कोविड की लहर लगातार जारी है, ये दूसरी लहर है जिसमें हम इस समय इस महामारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब तीसरी लहर आने की भी बात कही जा रही है। देश के साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर में कोविड सिचुएशन की बात करेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अगर सबसे ज़्यादा मौतों का आंकड़ा कहीं से आ रहा है तो वो आंकड़ा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का। आखिरकार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि जीएमसी जम्मू में ही लगातार मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ता जा रहा है और क्यों ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस बात को लेकर दावे कर रही है कि यहाँ पे कोविड सिचुएशन को संभालने के लिए और हालात को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन फिर उसका नतीजा अगर 2 दिन दिखता है तो तीसरे दिन वो विपरीत नतीजे आने क्यों शुरू हो जाते हैं। कहाँ कुछ गलतियाँ हो रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा साहब मौजूद हैं। और आप सभी जानते हैं कि रमेश अरोड़ा साहब पिछले कई सालों से खासतौर पर जम्मू के अस्पतालों में जो गड़बड़ी चल रही है उसको लेकर कई बार अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं और कई बार कोर्ट का सहारा भी ले चुके हैं। क्या कुछ गलतियां, कहाँ कुछ गलतियां हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए आज रमेश जी हमारे साथ मौजूद। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू लद्दाख विजन में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दावे बड़े किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, और खासतौर पर सरकार तो यहाँ कोई चुनी हुई है नहीं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो बाबू लोग इस समय जम्मू कश्मीर की कमान संभाले हुए हैं, उनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है। आपको लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है इस समय की स्थिति को अगर देखें तो? मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूं। सबसे पहले तो जो कोरोना के अंदर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ या बाकी कोरोना वारियर शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी सेक्रीफाइस हमेशा याद रहेगी हिस्ट्री के अंदर। जम्मू के अंदर भी शहादत हुई हैं। अब मैं आपके प्रश्न के उत्तर पे आता हूं। कोशिश, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कोशिश नहीं की जा रही, कोशिश तो ये एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा खूब की जा रही है। गवर्नर साहब को मैंने खुद देखा है, कल वो उन्होंने कठुआ की विज़िट की थी, उसका मैंने सारा नोट किया। पहले इस हॉस्पिटल देखा, फिर डिफरेंट टाइम तो इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं, फिर कई बार ग्रुप बनाए हैं कि ऑक्सीजन को परमिशंस के लिए डिविजनल कमिश्नर डीसी सबको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि भाई आप अपने पूरी एनर्जी लगाइए। गवर्नर साहब पर्सनली मूव कर रहे हैं, ये सब लोग देख भी रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि अब दूसरा पहलू आता है कि भाई जीएमसी के अंदर ज़्यादा डेथ होना, जीएमसी के अंदर एक वर्कलोड तो स्वाभाविक है कि बाकी स्टेट का ज़्यादा है। वर्कलोड के लिए मैं जहाँ तक बात करूँगा कि भाई हमारे यहाँ एक माइंडसेट बना हुआ है। जो भी आरएसपुरा, बिश्नाह, दूसरी तरह अखनूर में है, जो लगता है कि 20-30 किलोमीटर के एरियाज आते हैं, वहाँ पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम का सलूशन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं थे। फिर 10 वेंटिलेटर प्रोवाइड किए गए, आरएसपुरा में 10 प्रोवाइड किए गए, बिश्नाह में 10 प्रोवाइड किए गए, अखनूर के अंदर अलग अलग जगह पे और भी वेंटिलेटर प्रोवाइड किए गए। लेकिन क्या है कि उन डॉक्टर्स के लिए भी आसान लगता है और लोगों का ट्रस्ट भी वो शेकंड है, इसलिए वो क्या करता है कि जल्दी से थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो चलिए भाई आप जीएमसी जाइए। इसके कारण बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में होने के बाद भी 10 वेंटिलेटर अनयूज्ड, वहाँ के लोग यहाँ एडमिट हुए हैं लेकिन वहाँ वेंटिलेटर बिना यूज़ के पड़े हुए हैं। ऐसे ही आरएसपुरा में 10 पड़े हुए हैं। मेरा ये मान 4 अखनूर वाले विड्रा हुए थे, मेरा 6 विड्रा हुआ थे। मेरा ये मानना है कि बाकी जगह पे भी इसी प्रकार का सिचुएशन है। वहाँ भी पेशेंट की और डॉक्टर की साइकोलॉजी अजीब सी बन चुकी है, वो भी एक फैक्टर काम करता है जिसके अंदर यहाँ प्रेशर बढ़ा रहता है। लेकिन उसके बाद खाली प्रेशर के कारण चीज़ें, जो आपने प्रश्न किया, मेरा कहना है जो अप टू द सेटिस्फेक्शन नॉर्मल कोर्स में कंप्लेंट्स बनी रहती थी। मुझे याद है कि अभी नाम लेना अच्छा नहीं लगता, एक टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट यहाँ पे
बिल्कुल हायरार्की के अंदर टॉप के अंदर बैठे हुए थे, इस समय कहीं बाहर ट्रांसफर हैं। उन्होंने एक बार कहा कि मैं तो ये सोचता हूँ कि इस सिस्टम में मैं बीमार हो गया तो मैं इस हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। अब तो टोटली एबनॉर्मल सिचुएशन है। अब मैं ये भी नहीं चाहता कि एबनॉर्मल सिचुएशन में किसी को डिस्करेज किया जाए, क्योंकि बेसिकली ये फाइट है, फाइट करनी पड़ेगी सबको मिलकर। वो डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सबको मिलकर करनी पड़ेगी। मैं ये भी नहीं क्लेम कर कहूँगा कभी भी कि डॉक्टर्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, आखिर शहादत तो उनकी हुई है, बीच में हुआ है। अब प्रश्न है कि सिस्टम जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक उसकी डीप डेप्थ तक जाके सिस्टम के ऊपर चोट नहीं होगी, तब तक वो चीज़ें बहुत इम्प्रूव नहीं करती। चीज़ें मूव कर जरूर करती हैं, चीज़ें मूव कर रही हैं, ये पक्का है। अब इम्प्रूव करने के लिए, बट फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात कहता हूँ कि इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम, सिंपल सी बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस में गाइडलाइंस इशू की थी, वो डिस्प्यूट पड़ा नेग्लिजेंस डेथ का। उन्होंने कहा कि भाई जिस हॉस्पिटल में बेड हेड टिकट नहीं है, दैट अमाउंट्स टू नेग्लिजेंस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल आल्सो। वो नेग्लिजेंस एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नेग्लिजेंस मानी जाएगी। अब बेड हेड टिकट क्या है? डेली आप ही लोग कहीं ना कहीं रिपोर्ट करते हैं कि देखिए जी, किसी को दवाई लगनी थी वो प्रॉपर नहीं लगी, किसी को नहीं लगनी थी वो लग गई, किसी का इंजेक्शन, किसी का इंजेक्शन शाम को लगना था, किसी को दिन को, अलग अलग तरह की शिकायतें लगती हैं। वो सिंपल एक बात से, एक पेपर, एक कागज से दूर होती हैं। बेड हेड टिकट जो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, बेड हेड टिकट के एक गत्ते पे या सिंपल दीवार पे भी आप लगा दीजिए, एक दीवार के साथ 24 घंटे के बाद बदलने वाली एक स्लिप लगी रहे। वहाँ से उनको मोनोसेप देना है तो टिक लिखा है 7 बजे मोनोसेप देंगे। वहाँ उसका लिखा है कि डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिखे हैं तो लिखा है जी ये टेस्ट करवाने हैं। तीसरा, उसका कोई ब्लड प्रेशर चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, उसके लिखा हुआ है कितने बजे कौन कौन सी मेडिसिन नहीं। पेशेंट भी सेटिस्फाइड, नर्स देखिए हम नहीं कहेंगे, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स वो भी प्रेशर में है, पीपी किट डाला है। साइकिक ये है कि कोरोना के अंदर हम चपेट में ना आ जाएं। जो पेशेंट है वो ऑलरेडी अंडर डिप्रेशन, अंडर प्रेशर चल रहा है, और उसके लिए वो डॉक्टर से उसे पता नहीं कि सामने वाला कौन आ रहा है। दूसरी बात के मेडिसिन उसने वो फाइल खोली, कितने इंटेलिजेंट, अगर डॉक्टर नहीं है तो नर्सिंग अगर देना है कि या किसी स्टाफ के मेंबर ने कोई इंजेक्शन लगाना है, कोई दवाई देनी है, वो बेचारा कितना पढ़ा लिखा या कितना समझदार होगा कि कौन सी किसकी टर्न है, कौन सा दे दिया, कौन सा नहीं दिया, उसी कंफ्यूजन में गलत काम होंगे। इसलिए छोटी सी कागज के टुकड़े से 10 बजे मोनोसेप लगना है तो 10 बजे वो आएगी, मोनोसेप देगी, टिक करेगी, बात खत्म। क्योंकि वो रोटेशन चलती है, तीन रोटेशन होती हैं नर्सिंग स्टाफ की। टेक्निकल स्टाफ भी ऐसे ही काम करता है। और तीसरा, एक छोटी सी, दोस्त मैं कहूँगा छोटी सी मैनेजमेंट, मैं बहुत बड़ा इशू नहीं कोई मैं कह रहा, छोटा सा मैनेजमेंट का इशू क्या है कि डॉक्टर्स के यहाँ पर बड़ा स्टिकर लगा रहे। आपका कोई रिलेशन में पेशेंट है, उसने देखा डॉक्टर पवन गुप्ता लिखा हुआ है जो आए हैं, उन्होंने वो डॉक्टर बाकियों को कहा कि ये मेडिसिन इनको दीजिए। अब वो भी इस हालत में नहीं है कि पूरी तरह बात कन्वे कर सके, तो वो क्या करेगा, आपको फ़ोन करेगा कि भाई ऐसे डॉक्टर पवन गुप्ता आए थे, उन्होंने मुझे देखा, जब नरेश अरोड़ा आया था, फलाना आया था, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने, लेकिन मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है और किडनी की प्रॉब्लम है, मैं ये प्रॉब्लम, ये मेडिसिन लेता हूँ, ये मुझे नहीं मिल रही, या कुछ और इशू है, उसे मुझे इस समय दर्द हो रही चेस्ट में, या ऑक्सीजन मुझे चाहिए, मुझे ऐसे सैचुरेशन कम हो गया, व्हाट्सएवर मैं कह रहा हूँ। आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली उस डॉक्टर का पता करेंगे क्या नंबर है, उस डॉक्टर को रिंग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ये बेड नंबर इतने में उस पेशेंट ने ये कहा है, काइंडली इसको देख लीजिए, इसको दवाई चाहिए हम पहुंचाते हैं, या वहाँ से मिलती है वहाँ पहुंचाते हैं, क्योंकि अंदर जाने में प्रॉब्लम है ना, ये कोविड पेशेंट के साथ अटेंड करने वाले कोई प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई उसका वे आउट, कम्युनिकेशन जो गैप है, वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो बड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा, किससे, एक सिंपल नाम लिखने से। वरना उसको नहीं पता कि एनओ आ रहा है, एनओ उस ड्रेस में है, उसे नहीं पता ये नर्स उस ड्रेस में है, ये डॉक्टर उस ड्रेस में है। एक सिंपल डॉक्टर के स्ट्रिप लगने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। खाली वो नहीं होगी, डॉक्टर्स की भी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो जाएगी, क्योंकि कंट्रोल रूम प्रॉपर फंक्शन करे हॉस्पिटल का,
उस कंट्रोल में बैठे हुए ऑटोमेटिक मॉनिटर होंगे। जो कंप्लेंट्स आती है कि सीनियर डॉक्टर नहीं जाते, बाकी नहीं जाते, वो भी ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग एक सिंपल नेम प्लेट यहाँ दिखाने से कहने का मतलब है कि जिस तरह से जब चौधरी लाल सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने ये मुहिम शुरुआत की थी कि हर डॉक्टर एप्रन पहने और नेम प्लेट लगाए, तो उसी चीज को आगे बढ़ाने की जरूरत है इस समय। मुझे लगता है कि मैं इतना जरूर कहूँगा कि उस समय उनकी क्या नीयत थी कैसे था, लेकिन इस कोविड के पीरियड में मैं ये नेम प्लेट का, वो भी नेम प्लेट नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्पोजेबल स्टिकर उसके ऊपर, जब डॉक्टर किट के लिए राउंड के लिए जाए वहाँ किट पे स्टिकर लगा दे, बहुत है इतना। कारण आइडेंटिफिकेशन तो चाहिए, और उससे कई प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन गैप, खासतौर पे जो अब हम बात कर रहे हैं तो हमारा भी कम्युनिकेशन गैप में थोड़ा फर्क, रूटीन में से फर्क है, क्योंकि हमने मास्क डाला, आपने पहना है, चेहरा आपका भी थोड़ा ढका हुआ है, थोड़ा मेरा ढका हुआ है, आखिर कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि एक छोटे से कदम ने, मैंने सजेशन दी थी यहाँ प्रिंसिपल को भी, बाकी स्टूडेंट भी थे, बाकी लोग भी थे। मुझे एक स्टूडेंट का फ़ोन ज़रूर आया, उसने कहा कि हमने कोई शुरू की मंगवाने के लिए ऑर्डर दिया है। मैंने कहा यार इसके लिए भी ऑर्डर देना पड़ता है क्या? एक छोटे से गत्ते के लिए आप लोग इतना लंबा जो प्रोसेस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन लीजिए, एक दिन में प्रोसेस करिए, अगले दिन। अभी तक प्रिंसिपल की तरफ से मुझे तब तकलीफ हुई कि प्रिंसिपल की तरफ से अभी कोई इस तरह का सर्कुलर नहीं निकलेगा ये कि इस प्रकार की प्रैक्टिस शुरू की जाए। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, नॉर्मल बचपन से आज तक मैंने खुद देखा है कि एक पेशेंट के यूनिट का डॉक्टर दूसरा पेशेंट को अटेंड नहीं करता। दूसरा सीरियस है तो वो कहेगा आपने वो यूनिट कौन सा यूनिट है, 3 नंबर यूनिट, 3 नंबर यूनिट वालों को बुला, भाई कहो भाई यूनिट वालों को चला चाहे वो सेम डिपार्टमेंट क्यों ना हो। मेरा ये कहना है कि 5 महीने की एफर्ट्स के बाद एक सर्कुलर मैंने प्रिंसिपल से निकलवाया था, पिछले जो प्रिंसिपल थी उसमें ये कहा था कि इन केस ऑफ एक्सीजेंसी एंड इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स तो कंसिडर करो भाई। ये निकलवाया था कि whosoever is present there, irrespective of unit, he will attend the patient। इसकी ड्यूटी बनती है। अच्छा, अब इस चीज को इन्फोर्स करवाना ये किसका, मेरा और आपका काम तो है नहीं, या गवर्नर साहब ने आके ये चीज तो देखनी नहीं है, क्योंकि उनका ये तो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने चीज का इम्प्लीमेंट करनी है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ इजी लेती है, वो बैठे हुए सिर्फ लगेगा उसको कि हम कर रहे हैं, लेकिन उसके ज़मीन पर रिजल्ट नहीं आएंगे। खाली ये नहीं, मेरा ये मानना है जो हायरार्की है, जो हम लोग कमिश्नर सेक्रेटरी या ऊपर हायरार्की बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि उस हायरार्की में भी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक क्या करना है? ये इमरजेंसी है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि हम लोग एट ईज चलते रहें, क्योंकि जी हमें पता है कि हमारे इस यूनिट में 100 पेशेंट आते हैं, 100 ही आते रहेंगे, वो 110 हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, इतना ही चलता रहेगा। अब वो 500 आ जाएंगे, 5000 आ जाएंगे, 50 रह जाएंगे, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। रादर ये पेंडेमिक हम नाम जरूर यूज कर रहे हैं, कोरोना नाम यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली इट इज़ ए वार इनिशिएटेड बाय चाइना, जिसको कोविड और पेंडेमिक हमने कहा है, और जिसको सारी दुनिया लड़ रही है। बायोलॉजिकल वार, थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी है। लोग कहते हैं ना आंखें बंद करके हम बैठ लें कि नहीं अभी कुछ नहीं, अभी चलेगा, देखेंगे। ये थर्ड वर्ल्ड वार चल रही है। 2019 के अंदर चाइना के अंदर सबको वैक्सीनेट किया गया है, और मास स्केल पर वैक्सीनेशन की गई। इसी कारण चाइना के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा अभी, और थोड़ा बहुत जो रहा था वुहान के बाद उन्होंने वो वैक्सीनेशन कर दी, खत्म कहानी। अब मेरा ये क्या मानना है कि बड़ी बायोलॉजिकल वार प्लान चल रही है। जब यहाँ पर वापस शिफ्ट स्विच होता है कि यहाँ से हम बात की यहाँ की कर रहे थे, यहाँ देखिए अब मेडिसिन को डील करना है, एनेस्थीसिया वालों को डील करना है, सीडी वालों को डील करना है, ये 3 विंग है जो डील करेंगे। मेडिसिन वालों को डील करते हुए 29 सैंक्शन स्ट्रेंथ है फैकल्टी की। मैं अभी सारा जनरल अभी मैं सिर्फ एक फॉर एग्जांपल के लिए कह देता हूँ, फैकल्टी की 29 सैंक्शन, एक्चुअली 29 है, उसमें से 5 प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं उसमें से 4 हैं, वर्किंग में इस समय 3 हैं, 3 में से फिर ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो 6 के बजाय 3 हैं, ऐसे ही 14 चाहिए लेक्चरर,
14 में से इस समय 6 हैं, 6 में से 2 ने ज्वाइन नहीं किया हुआ, 4 बच गए, एक कंट्रेक्चुअल है, 2 ने ज्वाइन किए। कुल मिला के उसमें से भी एक जो था लेक्चरर में, वो लेक्चरर में से एक जो है वो इस समय श्रीनगर ड्यूटी कर रहा है। 12 की स्ट्रेंथ टोटल रहेगी 29 में से। एक शौकत नाम का व्यक्ति, जावेद नाम का व्यक्ति डॉक्टर जो है वो श्रीनगर ड्यूटी कर रहा है। उसे क्यों नहीं कॉल किया आपने यूनिट में वापस? किसने करना था? मैंने, जो आपने तो करना नहीं है। प्रिंसिपल जवाब देना इसका कि क्यों नहीं आता, कॉल किया गया? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ना ये। जो इसको मैंने अगर ध्यान में लाया है तो कमिश्नर सेक्रेटरी उसमें संज्ञान ले। चलिए, हमारा दोस्त है, हमारा अच्छा मित्र है। मैंने पहले भी कहा है कि डॉक्टर संजीव भट्ट अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो यूनिट उसका कौन सा है? मेडिसिन। कार्डियोलॉजी में काम कर रहा है, क्योंकि कार्डियोलॉजी में उसने स्पेशलाइजेशन की है। अब स्पेशलाइजेशन तो इस यूनिट में और मेडिसिन में और लोगों ने भी की है। फिर वो कहेंगे अगर रूल रिलैक्स करना तो सबके लिए कर दो भाई। हम भी कहीं कहीं जहाँ जहाँ स्पेशलाइजेशन हमारी है वहाँ जाके काम करना चाहिए। नहीं तो जब हमारी सिलेक्शन होगी उसकी जगह पे हम वहाँ जाके काम करेंगे। तो कम से कम रूटीन की हालत में वो वहाँ काम करता है। लेकिन ये पेंडेमिक में इमीडिएटली कॉल करना चाहिए था, वापस आओ भाई, ज्वाइन करो अपने यूनिट को, मेडिसिन की स्ट्रेंथ कम है। खाली वो नहीं, एक का कोर्ट केस है उसका शौकत का, उस कारण वो नहीं ज्वाइन कर रहा। मेरा ये कहना है कि नंबर रह गया कम, डॉक्टर की मूवमेंट और कम हो गई। उसमें से भी आखिर कॉन्स्टेंटली हम ये तो नहीं कह नहीं सकते। इसी तरह जो मैं कहूँगा कि पीजीज और उनको बाकी लोगों को, रजिस्ट्रार को हम कहेंगे कि ठीक है आप दौड़िए। लेकिन प्रश्न ये है कि ये फैकल्टी क्यों खाली रहे ऐसे टाइम में भी? आप टेम्परेरी अरेंजमेंट करिए ना। अब जैसे मैं स्वागत करता हूँ, इस समय 500 बेड का जो DRDO कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से, इमीडिएटली वार स्केल पर, बड़ा अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट तैयार होगा, इनवाइट भी कर ली, एप्लीकेशन भी इनवाइट कर ली, जैसा भी है उसका शुरुआत होगी, लोगों ने अप्लाई कर दिया, उसका शुरुआत जल्दी हो जाएगी। तो इसी को वार स्केल पर इसी तरह की पोस्टें जो वेकेंट जिस भी विंग में है, और ख़ासतौर पे मेडिसिन, एनेस्थीसिया और जिसमें CD में जो पोस्ट है, कम से कम इमीडिएटली वो तो फिल कर लें। अडाकी कर लें, टेम्परेरी कर लें, कॉन्ट्रेक्चुअल कर लें, इंसेंटिव के साथ करें। इसमें जो रिटायर हो चुके हैं उनको इंसेंटिव देकर बुलाइए। हर एक MBBS करने वाले को, हर एक को पास आउट होने वाले को, हर एक को एकदम कहीं तो सर्विस नहीं मिल रही कि एकदम सारे ऑब्जर्व हो गए हैं। जो कर चुके हैं, एलिजिबल हैं, उन सबको भी कॉल करिए, आइए भाई आप लोगों को ये बेनिफिट देंगे, ये प्रोविजन देंगे, 1 साल का ये काटते हैं उसमें ये प्रोविजन रहेंगे। और जैसे किया भी है उन्होंने, ये खासतौर पे हम लोग कर रहे हैं। इसके अंदर हम जब वर्ड यूज़ करो ना, मैं बात जिम्मेवारी से करता हूँ, गैर जिम्मेवारी से नहीं करता। जब हम कह रहा हूँ, जैसे हम DRDO के केस में हमने किया कि भाई उसको इंसेंटिव दे के बुलाया, और कुछ लोगों ने से जो वर्किंग में थे, अब एक में और भी प्रश्न खड़ा हो गया, जो वर्किंग में है उन्होंने अप्लाई कर दिया, उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो उनकी जगह खाली हो जाएगी, उनकी जगह अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के इशू हैं। मुझे लगता है कि इन इशूज़ पर, जैसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैंने ईमानदारी से खुद एक्सपीरियंस किया कि एक कच्ची शोन में एक का फ़ोन आता है मेरी जान पहचान में। उन्होंने कहा जी मुझे ऑक्सीजन की बड़ी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी है, मुझे डॉक्टरों ने लिख के दिया है कि ऑक्सीजन से घर के अंदर क्वारंटाइन किया है। उसको ऑक्सीजन दिलवाने के लिए मुझे डिवकॉम से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। फिर एक नंबर मिला मुझे, मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया जो कंट्रोल रूम बना है, वार रूम। उस वार रूम को मैसेज किया, उस वार रूम को मैसेज के वो कहने लगे स्लिप भेजिए जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन भेजी। उसके बाद मैसेज वापस नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने इवन कमिश्नर सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट की, फिर जाके इमीडिएटली वो मैसेज आता है। अब उसके बाद सिलेंडर भरवाने के लिए जाना, उससे बड़ी ब्राह्मणा। अब जिस घर में 2 लोग हैं, दोनों बीमार हो गए, सपोज उसमें बच्चे बाहर हैं, 1-2 बच्चे हैं बाहर हैं, कल फैमिली न्यूक्लियर छोटी फैमिली है, उसमें तो आदमी कर नहीं सकेगा। इसलिए मैंने सुझाव ईमानदारी से ये कहता हूँ कि एक बैंक क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑक्सीजन बैंक क्रिएट करें, और उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का भी हो, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर का बैंक इसलिए ज़रूरी है, मैं एक बार और क्लियर कर दूँ, जो फंगल इन्फेक्शन, जो बाकी बातें जो चल पड़ी हैं, उसमें भी ये डिस्कशन चल पड़ी है। मैं नहीं कहता फाइनल, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, फाइनल फंडिंग नहीं दे सकता, कि ऑक्सीजन जो यूज़ करते हैं वो ऑक्सीजन, उस पर रिसर्च शुरू हुई है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन या दूसरी ऑक्सीजन के उसमें डिफरेंस क्या है।
फिर अब कुछ ही जगह कहा जा रहा है नहीं भाई जिस पर सफ़ेद निशान है सिलेंडर पर नीचे ब्लैक है वही यूज़ करो। अलग अलग वो डिस्कशन शुरू हुई है क्योंकि इन्फेक्शन कहीं वाइट फंगस कहीं ब्लैक फंगस अलग अलग प्रॉब्लम शुरू हुई हैं। मेरा ये मानना है इसलिए हमारा गवर्नमेंट की सरकार के नाते मैं अपने आप को पार्ट एंड पार्सल मानता हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ईच एंड एवरी पर्सन। हेल्थ केयर गवर्नमेंट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। सो हम उनको घरों के अंदर हमने रख दिया, आपके किसी रिलेशन को रखा या किसी के रिलेशन को रख दिया घर में कि आपको भाई हर एक को हॉस्पिटल रख नहीं सकते क्योंकि इतने बेड हो नहीं सकते, इसलिए घरों में हमने प्रोसेस बना लिया और कहा कि आपके पास सेपरेट जगह है रहिए घर में, और ठीक है अच्छी बात है। लेकिन अब हमने रखा है ना, ड्यूटी हमारी है उसकी केयर करना। एक अच्छी बात है, मैं स्वागत करूंगा कि टीम अच्छी बनाई है, डॉक्टर एक 108 की सर्विस इफेक्टिव की है कि कॉल करिए एम्बुलेंस आती है, अच्छी बात है भाई। ऐसे डॉक्टर्स की टीम मूव करती है, इसको आप और साथ बैंक क्रिएट करके और आसान क्यों नहीं करेंगे, पेशेंट वहाँ दौड़े। मैं एक लाइन में कंप्लीट करके फिर आप जो पूछेंगे, जैसे बैंक क्रिएट कर लीजिए जिसमें कंसंट्रेटर भी हों, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी हों, जिसको प्रिस्क्राइब हो वो उसका मैसेज आ जहाँ पता लगे इमीडिएटली प्रिस्क्राइब, जहाँ डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे इमीडिएटली ये भी कहे कि ठीक है इसको उसे एक मैसेज वहाँ चला जाए, इसको एक ऑक्सीजन सिलेंडर घर पहुँचाइए, तो घर पहुँचाएगा। उसकी अगर कोई चार्जेस होंगे तो चार्जेस देगा, नहीं फ्री, अगर फ्री रखना है तो फ्री रखें जैसे उनको सूट करे। हर एक आदमी 50,000 का आज कंसंट्रेटर डबल से ज़्यादा कीमत पर मिल रहा है, तो हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अगर सबसे ज़्यादा मौतें जो हुए हैं वो जीएमसी में हो रही हैं, और ज़्यादातर मौतें रात के समय में हो रही हैं, नाइट का समय जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ डेथ जो हैं वो सामने आ रही हैं। आप पिछले कई सालों से जीएमसी को स्टडी भी कर रहे हैं, जीएमसी में सुविधाएं बेहतर हो इसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो आखिरकार ये रात में जो मौतें हो रही हैं इसके पीछे वजह क्या है? क्या लापरवाही डॉक्टर्स की तरफ से हो रही है? क्या लापरवाही नर्सिंग स्टाफ की तरफ से हो रही है? क्या लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रही है? भाई साहब बड़ा आपने सीरियस प्रश्न किया है, और सच्चाई है कि टोटल निकलवा लिया जाए तो अगर ऑक्सीजन प्रॉब्लम किसी को हुई, एक दिन हो सकता है कि एक दिन में कि रात को डेथ होगी, ज़्यादा नंबर की, लेकिन ये रूटीन तो नहीं हो सकी। अगर रूटीन बनती है तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। मैं जिम्मेवारी से ये बात कर रहा हूँ कि इसमें गुंजाइश है, इमीडिएटली पर्चा लगने तक की गुंजाइश है, इसमें गुंजाइश है इमीडिएटली इंक्वायरी करने की, और उस इंक्वायरी के प्रूफ कहीं ढूंढने के जाने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर्स की उस नाइट की जो ऑन ड्यूटी चल रहे हैं बाकियों की सबकी अगर आप उसके मैसेजेस चैट्स ये सारा निकलवा लें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 100% आपको उसका काज पे पहुंच जाएंगे क्यों हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये बड़ा सीरियस, इंसान को मरते हुए हम कोई नहीं देख सकता, ना कोई देखना चाहता है जो इंसान है। इसलिए मेरा ये कहना है इसमें मैकेनिकल स्टाफ जो है, मैकेनिकल एक्सीडेंट है, बाकी स्टाफ जो है उनके सीनियर जो हैं वो लोग भी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवार हैं। ऑक्सीजन बेड बढ़ाने से भी कितना ये उन्होंने कैलकुलेट करके देना है कि भाई इतनी ऑक्सीजन हमारे पास है, इतने बेड आप बढ़ाते हैं तो उससे ये इफेक्ट होने वाला है कि ऑक्सीजन का यहाँ स्लो डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। उससे क्या है कि ऑक्सीजन अलग अलग लेवल दिया गया होता है। एनेस्थीसिया वाला का रूल क्या है, उसका पर्पस सिंपल होता है कि डॉक्टर एनेस्थीसिया देने वाला देखता है कि इसकी सैचुरेशन क्या चल रही है, इसको 50 पे रख दो, 50 लीटर पर मिनट जानी चाहिए, इसको 30 जानी चाहिए, इसको 20 जानी चाहिए, अलग अलग पैरामीटर है। जिसको 50-60 पे रखा उसको अगर लगा के रिकवर हो गया तो उसको कम भी करना पड़ेगा, अगर वही रखेंगे तो वो नुकसान देगी उसको। जिसको कम चल रही है अगर वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहा तो उसकी बढ़ानी पड़ेगी। ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग का काम है। और इसको फिर वो उसने तो इंस्ट्रक्शन दे दी, वो तो टेक्निकली करेगा नहीं, टेक्निकल स्टाफ ने करना है, उसको मैनेज करना है कि जो इंस्ट्रक्शन आई वो इम्प्लीमेंट करना है। अब ये भी मैंने बेड हेड लगी हो उसके ऊपर लिखता है तो एकदम करना भी आसान है। उसके बाद अगर पीछे से फ्लो टूटता है, अगर वेंटिलेटर प्रॉपर फ्लो नहीं दे पाता
बड़ा सीरियस कंसर्न है भाई। जैसे बत्रा में हुआ। मेरा ये कहना है हम किसी डॉक्टर को, किसी सिस्टम को इस समय हम नहीं चाहते कि किस समय उनको कटघरे में खड़ा करें, लेकिन ये भी ये सच है कि इस तरह इंसानों को मरते हुए देखा नहीं जा सकता, और इसके लिए जो लोग जिम्मेवार हैं वो उनके नाम सामने आएंगे, और ये मैं आपको विश्योर करता हूं, मैं जिम्मेवारी से श्योर कर रहा हूं। और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो उनके कान कल के बिल्कुल हिल गए हुए हैं। मैं जिम्मेवारी से श्योर कर रहा हूं कि उनको किसी कीमत पर स्पेयर नहीं किया जाएगा, और इसको लॉजिकली एंड तक दिया जाएगा। इसलिए थर्ड वेव की बात चल रही है, लोगों की जान को खतरा और बढ़नेगा, थर्ड वेव आएगी तो और परेशानी बढ़ेगी। अभी समय रहते अपनी अपनी गलतियों को ठीक कर लें, और जो लोग सुन रहे हैं, मैकेनिकल के लोग सुन रहे हैं, बाकी लोग सुन रहे हैं आपके माध्यम से, जो डॉक्टर्स बात सुन रहे हैं, उनके ध्यान में आ रहा है कि किस ओर इशारा है। इसलिए मेरा ये कहना है, निवेदन है, काइंडली हाथ जोड़ के सबसे कहना चाहता हूँ, इंसान की जान की कीमत बहुत है, एक भी इंसान हाथ से निकलना नहीं चाहिए। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं हाथ जोड़ के, कोई कंप्लेंट नहीं मैं कर रहा, मैं उनसे भी कहूँगा ये चीज़ें कर लीजिए, कर लेंगे तो बहुत सारे आप भी इंसानियत के नाते फ़र्ज निभाएंगे और ये प्रूव करेंगे कि हम अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर नहीं करेंगे तो इतिहास लिखा जा रहा है, और इतिहास लिखा जा रहा है, इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए समय रहते एक्शन कीजिए, समय रहते काम कीजिए, समय रहते प्रॉब्लम को रिड्रेस कीजिए। डिपार्टमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाए, ऑक्सीजन के प्रॉपरली चेक करें, मॉनिटर करें, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग हो, पीछे से सप्लाई क्यों कम होगी, क्योंकि 50 वाला जो है अगर उसकी 2 मिनट भी ट्रिप 3 मिनट भी कर गई तो वो तो कोलैप्स कर जाएगा, जिसको 50 लीटर पर मिनट दे रहे हैं। इसलिए मुझे कहना है, मैं किसी पर अभी बिल्कुल आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन मीडिया वाले भाइयों से भी एक हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, आप जैसे भाइयों से निवेदन है, मीडिया वालों से, केवल नेगेटिव खाली मत दिखाइए। ये बॉक्सेस पड़े हैं, अंदर मारे जा रहे हैं, उनको उठा के इसमें रखेंगे, यही काम यहाँ पे हो रहा है। मैं अगर सिस्टम तो इसी को तो इम्प्रूव ठीक करना है। अगर आप कहेंगे कि एकदम जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नया एस्टेब्लिश हो जाएगा जी, एम्स एकदम एक रात में तैयार हो जाएगा यहाँ पे जो शुरू हुआ है, ऐसा होने वाला नहीं है। जो है उस सिस्टम को ठीक करने के लिए मैंने मुद्दे उठाए हैं, मैंने उनको अपनी बात मन से कह कर, अभी तो चुप था एक एक चीज़ की, जब मेरे पास वेरिफिकेशन आ गई तो उसके बाद मैंने जिम्मेवारी से कहा इस सिस्टम को ठीक करने के लिए ये स्टेप्स इमीडिएटली लीजिए, तभी आने वाली थर्ड लहर या ये सेकंड लहर जो चल रही है इससे लड़ा जा सकता है। और अगर कुछ ये मैं अपने गारंटी से कहता हूँ, ये करने से कई लोगों की जान बच जाएगी, और यही आप लोगों की कंट्रीब्यूशन होगी। मीडिया के भाइयों से भी कहूँगा, दिखाइए कोई खबर, कोई दिक्कत नहीं, कहीं प्रॉब्लम है तो खुल के दिखानी चाहिए, लेकिन हमेशा हम लोग सिर्फ सारे सिस्टम को ही, मैं भी तो आखिर देखिए इसी सिस्टम के अंदर मैंने अपना बेटा खोया है, लेकिन इस सिस्टम के साथ लड़ भी रहा हूँ, लड़ूंगा भी, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करके, ये मैंने कसम खाई थी उसकी ध्यान पर कि भाई इस सिस्टम को ठीक करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। आई एम कंटिन्यूइंग ऑन दैट पाथ। और ये जितने मैंने सुझाव रखे हैं, ये मैंने वेग नहीं रखे, कोई भाषण देने के लिए नहीं रखे, कोई इस तरह के नहीं रखे कि भाई मेरे दिमाग में कुछ बातें आई, मैंने प्रेस में जाना है या आप लोगों के माध्यम से, तो अदरवाइज भी हम मिलते रहते हैं। मैंने जिम्मेवारी से बातें रखी हैं, और मुझे लगता है कि जो नाइट डेथ है, इस केस को बड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, और इनके लिए प्रूफ के लिए मैंने साफ बोल दिया कि आप डॉक्टर्स ग्रुप के चैट के सारे को कंसिडर कीजिए, मैसेज को कंसिडर कीजिए, और उनकी सारा कलेक्ट कीजिए, और एकदम सारा हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, और इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी आप रास्ता निकल आएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये सारा सिस्टम जो है ठीक होने की ज़रूरत है। और साथ में जो वेंटिलेटर स्कैटर्ड हैं, अब एक तरफ तो वेंटिलेटर के नाते हम शुरू में बीच में पीरियड ऐसा आ गया कि वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे थे, बीच में पीरियड बहुत निकला है, मैंने खुद रिक्वेस्ट कर करके वेंटिलेटर दिलवाए लोगों को, और दूसरी तरफ वेंटिलेटर खाली पड़े हुए। अब लोगों को भी तो पिंच होता है ना, ये अब इकट्ठे किए हैं तो उसकी यूटिलाइजेशन में
बहुत देरी क्यों करनी? अब ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन का वो एक सैंक्शन हुआ था अभी तक। मैं अभी इस समय नहीं कहना चाहता, लेकिन क्यों हम लोगों ने कैजुअल वे में चीज़ें ली। अभी ऑक्सीजन प्लांट का अगर एक ऑपरेटर से लगा हुआ है, उसका रिजर्व जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर करते हैं, तो दूसरा एक स्टैंड बाई क्यों नहीं हमने अभी तक कर लिया? दुनिया में चीज़ें बड़ी तेज़ी से मूव कर रही हैं। मुझे लगता है कि एनजीओज कहीं, मैं अप्रिशिएट करूंगा ऐसे एनजीओज को जिन्होंने रातों रात दिन रात मेहनत करके 300 लोगों के बेड सिस्टम पूरे ऑक्सीजन के साथ, वेंटिलेटर के साथ खड़े कर लिए। अगर एनजीओ दिल्ली में खड़े हुए हैं, बाकी दूर की बात तो छोड़ दीजिए, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी है, दिल्ली में अंदर खड़े हुए हैं, तो हमें क्या दिक्कत थी कि हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें पूरी नहीं कर सके? मुझे लगता है कि अभी भी समय है, इंसान के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते हम लोग काम करें। ये जो विषय मैंने रखे हैं, इनको बड़ा माइन्यूटली, सीरियसली इसके ऊपर एक्ट करें। हमारे से, मीडिया से, बाकी लोगों से सारे कोऑपरेट कर रहे हैं आप लोगों को। सर, आपने यहाँ पर एक बात कही कि ये जो नाइट में डेथ हो रही है, इस पर एफआईआर लगनी चाहिए, ये शब्द आपने इस्तेमाल किए। तो आप क्या मानते हैं कि वहाँ पर मौतें नहीं हो रही हैं, हत्याएं की जा रही हैं? नहीं, मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगा, हत्याएं नहीं, लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए अभी। तो इसलिए मैंने कहा कि देखिए, नेग्लिजेंस के बड़े आयाम हैं, नेग्लिजेंस बड़े आयाम से होती है। नेग्लिजेंस कौन है, कैसा है, कैसा है, क्योंकि मैं वकील के नाते भी जानता हूँ नेग्लिजेंस के डिफरेंट है। नेग्लिजेंस का रिजल्ट क्या है वो जब तक, इसलिए उसकी फाइंडिंग पहुँचने के लिए मैंने जिम्मेवारी से बात कही है कि भाई आप लोगों की सारी डिस्कशन जो है डॉक्टर्स के आपस में, उनकी मैसेजेस, उनके चैट, वो सारा मैं तो प्रिकॉर नहीं कर सकता। तो जो मुझे जो जानकारी मिली वो मैंने इकट्ठी की, लेकिन जब कभी आगे प्रोसीडिंग होगी तो उसमें भी कॉपरेशन हम लोग देंगे। मेरा ये कहना है कि वो बात मैं उनको मैसेज भी देना चाहता हूँ, जो जिम्मेवार हैं वो अलर्ट हो जाएं, एक्ट ठीक करें, और सरकार को इस ओर काम करेगी तो इस ओर में सरकार के यहाँ सरकार इन द सेंस कि भाई उन लोगों के ध्यान में भी आएगा कि हाँ, अच्छा भाई, अगर ये आपस में इनकी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ें चल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इशू ये है, ऑक्सीजन का इशू है, पीछे से बंद होने का इशू ये है, वो उस समय ट्रिप हो गया था इसलिए ये इशू बना, इस समय ट्रिप नहीं हुआ था, रिस्टोर होते इतना टाइम लगा, ये इशू बना। हर इशू को, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ऊपर आती है। उसी ये चीज़ें जो ध्यान में ला रहा हूँ, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर वैकेंसीज पूरा करना है, वो पूरा करना है, ये सारा उसके ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दोनों को कॉपरेशन मिलके चलना पड़ेगा और क्विक चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे, कम से कम हमारे जीवित रहते जब तक भगवान ने ज़िंदगी दी है, हम ये तमाशा नहीं देखते रह सकते। हमें तकलीफ़ है, जीवन दिया है, हम लोगों ने दिन रात स्ट्रगल की है, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं ये चीज़ें ठीक हों, उसके लिए प्रयास करते हैं। आपको लगता है कि हमारा देश जो है वो प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं रखता है, क्यूरेटिव अप्रोच हमारी रहती है कि जब सिर पर पड़ जाती है तो हम उसके लिए भागते हैं, उसके लिए पहले से तैयारी नहीं करते हैं। अगर पहली वेव जब भारत में आई थी कोविड-19 की, उसी वक्त अगर कुछ प्रिवेंटिव अप्रोच के साथ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते तो आज इतनी स्थिति जो है वो बिगड़ती नहीं, और कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है इस चीज़ नहीं, मैं इस बात को आपसे थोड़ा सा डिफरेंट व्यू लगता हूँ, मैं एग्री नहीं करता। उसके कारण इसलिए नहीं करता कि हमारी तो इकानमी कुछ भी नहीं है पूरे देश की। हम अभी $5 ट्रिलियन और ये बातें हमने जो लक्ष्य रखे हैं कि हम इतनी अचीव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अमेरिका जैसा मुल्क, फ्रांस जैसा मुल्क, जापान जैसा मुल्क, वो उनकी सारे सिस्टम कोलैप्स कर गए। फर्स्ट वेव में कोलैप्स हुए ना, सेकंड वेव में तो वो संभले हुए हैं। सेकंड वेव में उनकी कहाँ इतनी मौतें हो रही हैं जितनी भारत में हो रही हैं। ऐसा है कि भारत की पॉपुलेशन की रेशो आप निकालेंगे तो आप मानेंगे कि पॉपुलेशन के यहाँ हम लकी थे कि पहले में स्प्रेड जो है गाँव में नहीं हुआ। उसमें मैं नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल ईमानदारी से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम टू टाइमली गाइड करते रहे। सेकंड वेव में जब स्प्रेड जो है वो गांव के अंदर साइलेंट स्प्रेड है, इसका जब फैलना शुरू हो गया है, अभी भी सिचुएशन लॉकडाउन करने के बाद जो कंट्रोल में
कुछ लग रहा है कि आ सकती है और थोड़ा सा किसी मामूली सा डाउन हुआ है, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि ठीक हो गया, कंट्रोल हो गया, हम कोविड अब केयर ना करें या बाकी ना करें, अभी वो सिचुएशन नहीं आई। लेकिन मेरा ये मानना है सरकार के नाते जो एक्सीजेंसी क्या होता है कि इमरजेंसी है। अब क्या है कि आप घर के जिम्मेवार हैं, सपोज आपके घर में, मेरे घर में शादी है, तो बड़ा घर का ये नहीं देखता कि सामान कहाँ से आएगा, कि कौन लाएगा, कैसे जाएगा, वो क्या कहता फटाफट डिसीजन लेता, अच्छा ये ले आओ। वो कोई दूसरा आता है कि यार वो जनाब बाकी सब प्रबंध हो गया, पैसा भी था, सब कुछ था, पर टेंट भी अच्छा लगे, लेकिन वो पानी ऊपर का टंकी का ख़त्म हो गया। अब छोटी सी बात है, पानी टंकी खत्म हो गया तो सारा सिस्टम बैठ गया, तो वो पानी के लिए किसी को कहेगा। तो कुल मिला के कहता है इमरजेंसी घरों के अंदर छोटे मैनेज करना पड़ता है। लेकिन सर, ये कहीं ना देश कहीं आपदा जब आती है तो कहीं कहीं बताकर नहीं आती है, अचानक इसी तरह से महामारी जो है वो आती है। लेकिन फर्स्ट वेव से हम डील कर चुके थे, हमें मालूम है कि इस बीमारी में या फिर आने वाली जो बीमारी होंगी उनमें ऑक्सीजन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी जान बचाने के लिए, क्योंकि लंग्स में अगर कोई डैमेज होता है, लंग्स में अगर इन्वॉल्वमेंट होती है, तो अगर आपको लगता नहीं कि जम्मू मेडिकल कॉलेज जो जम्मू प्रोविंस का एकमात्र प्रीमियर हॉस्पिटल माना जाता है, वहां पर ऐसी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए थी पहली वेव के साथ ही, ताकि ऑक्सीजन की कमी नजर ना आए, वेंटिलेटर्स की कमी नजर ना आए। यहां भूल हुई, आप मानते हैं? मुझे लगता है कि बड़ी चीज़ें क्या होता है कि करने की, जैसे मैंने डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ के बारे में कहा, इमरजेंसी अरेंजमेंट उनको करने की ज़रूरत थी। कुछ बातें जैसे ये आपकी पहली वेव के अंदर ही ये लिक्विड गैस भी तो उसी वेव के अंदर बनी, वरना वो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट कहाँ था मुझे मालूम है, मैं खुद जाके बैठ के प्लांट नहीं था, वो तो रिफिलिंग जो कैप्सूल, स्टोरिंग कह लेंगे, स्टोरिंग के लिए कह लेंगे, कुछ कह लेंगे, लेकिन तो आगे से थोड़ा बेटर एक कदम आगे बढ़े। खुदा ना खास्ता अगर वो खराब हो जाए इसलिए हमारा ये, इसलिए मैंने इसलिए आपको क्योंकि मैं कभी पर्सनल बातें डिस्कस नहीं करता, मैंने ये सुझाव एप्रोप्रिएट लेवल पर एडवांस में दे दिया था कि भाई सेकंड अल्टरनेटिव इसका तैयार रखना चाहिए, स्टोरेज जिसमें रिजर्वायर के नाते, और प्लांट जब लगेगा उससे पहले ये इमीडिएटली कर लेना चाहिए। कुछ और सुझाव दिए थे। मुझे लगता है कि मुझे प्रेस में क्यों जाना पड़ा, बेसिकली ये इश्यूज रिड्रेस होने में देरी हो रही थी, और मुझे लगता है कि देरी होने से और नुकसान होगा। टाल मटोल का रवैया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे जाता है। देखिए ना, ये अब देखिए, मैं एक मिनट, अब मैंने जैसे एक पिन पॉइंटेड कह दिया, डॉक्टर संजीव अगर कार्डियोलॉजिस्ट है लेकिन यूनिट उसका मेडिसिन है, अब उसका ऑर्डर मैंने तो करना नहीं है, आपने करना नहीं है। अब इतनी माइन्यूट डिटेल जो है वो कौन करेगा, वो ऑर्डर करेगी प्रिंसिपल, जहाँ तो उसको इंस्ट्रक्शन देंगे मिस्टर डुल्लू, फिर उसको एग्जीक्यूशन होगी। मेरा ये कहना है कि ये इस तरह का जो ऑर्डर है, एक श्रीनगर बैठा है सपोज, उसको वापस कॉल करना है, अगले रिक्रूटमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ये डिसीजंस हैं। मुझे लगता है कि अभी भी जो नुकसान हो गया सो हो गया, वो तकलीफ देने वाला है, वो खाली ये नहीं लेकिन उसकी जवाबदेही ली जाएगी, ये भी पक्का है, उसमें जवाबदेही ली जाएगी, और जहाँ जहाँ जो नेग्लिजेंस है उसको सख्ती से लिया जाएगा। लेकिन कम से कम आगे के लिए हम रोक लें, आगे के लिए कंट्रोल कर लें, इसी वेव में कंट्रोल कर लें, थर्ड वेव को तो सोचना छोड़ दें। और अच्छा है कि जितना मैक्सिमम 5 बेडेड जो उन्होंने स्कीम की है कि हर एक जगह पे छोटे पंचायत लेवल पर भी प्रोवाइड करें, अच्छा स्टेप है। कम से कम कि जिसके घर में जगह नहीं है, कम से कम वो जाके कम से कम उसे बेड, आइसोलेशन में बेड तो मिल जाएगा उसे। हमें मामूली सी बात लगती है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहूँगा इस समय हम लोग सारे सरकार का हिस्सा हैं, सरकार के साथ हैं, और पार्टी के नाते भी, व्यक्तिगत नाते भी, और हम चाहते हैं ये चीज़ें जल्दी से ठीक हों, और ऐसी चीज़ें जो हमारे नोटिस में नहीं उनके नोटिस में हैं उन चीज़ों को भी ठीक करें, क्योंकि उनकी फर्स्ट हैंड वो डील करते हैं, उनको कहीं कंप्लेंट्स और भी जाती हैं। हम कंप्लेंट नहीं कर रहे, हम ये कंक्रीट जिम्मेवारी से सेशन दे रहे हैं कि इसको कर लीजिए, कई आदमी बच जाएंगे। और अगर उसके बाद भी ये नहीं कर पाते तो फिर वही निकलेगा
कि कैजुअलिटी होती जाएगी और नाइट कैजुअलिटी होती जाएगी, जिसकी इंक्वायरी होकर पनिशमेंट तो बाद में होगी, लेकिन तब तक कि कितना किस किस का नुकसान हो जाएगा वो भगवान ही उसका मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा साहब, जिनसे हमने ये सवाल पूछा था कि आखिरकार क्या वजह उनको लगती है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मौत जो कोविड-19 के चलते हो रही हैं वो जीएमसी के अंदर सबसे ज़्यादा मौत हो रही हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर हो रही हैं, और वो भी रात के समय में जो मौतें हो रही हैं। तो जो जवाब मिला है उससे साफ तौर पर है कि अगर डॉक्टर्स की चैट आपस में होती है, अगर उसको देखा जाए तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहीं ना कहीं लापरवाही और गैर जिम्मेवार रवैया जो है वो जीएमसी में नाइट शिफ्ट के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये मौतों का आंकड़ा लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर न केवल बढ़ रहा है, बल्कि कल भी 53 लोगों की जम्मू कश्मीर के अंदर डेथ हुई है, और सबसे ज़्यादा डेथ जो है वो जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ही हुई है। प्रशासन को देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि वहाँ पर जो चीज़ें हैं उनमें सुधार आए और मौतों का आंकड़ा नीचे आए। कल ही हमने एक खबर दिखाई थी कि जीएमसी की जो डीन है, प्रिंसिपल है, उन्होंने एक सीनियर डॉक्टर्स की जो फैकल्टी है उनके लिए एक ड्यूटी का रोस्टर जो है वो नया निकाला था, लेकिन उसके बावजूद भी मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो एक अपने आप में चिंता की बात है। बाकी इन खबरों के लिए आप जुड़े रहे जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।